Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about फ्यूरोसेमाइड या फिर इसे बोला जाता है फ्रुसेमाइड। ये दोनों करेक्ट है, या तो फ्यूरोसेमाइड आप इसे बोल सकते हो या फिर फ्रुसेमाइड आप इसे बोल सकते हो। सो दोनों करेक्ट है। नाउ ये जनरली क्या होता है, ये एक प्रकार का ड्रग होता है जो कि सल्फामोइल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। सीधा इसको याद रखो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही सवाल आ जाते हैं। तो सल्फामोइल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव ये होता है। दूसरा जो चीज़ जानना है कि ये एक लूप डायरेटिक होता है, क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले, हमारा जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड बीच में जो आता है आपका लूप ऑफ हेनले, तो वहाँ पर ये काम करता है, इसीलिए इसको लूप डायरेटिक बोला जाता है। एंड पोटेंट ये होता है। ये सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसका पोटेंसी क्या है, मतलब ये माइल्ड है या मीडियम एफिकासी है, तो ऐसे करके, ठीक है। तो अगर एफिकासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पोटेंट होता है, ठीक है। नाउ इट इज़ यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ इडिमा एसोसिएटेड विथ हार्ट फेल्योर, सिरोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस में, रेनाल डिजीज़ में, इंक्लूडिंग आपके जितने भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपने देखा होगा किडनी पेशेंट हो गए, लिवर पेशेंट हो गए, हार्ट फेल्योर के केस में क्या होता है, इडीमा हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम फ्यूरोसेमाइड देते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को मैनेजमेंट करने के लिए भी ये यूज होता है। एंड एक्यूट पल्मोनरी इडीमा के केस में भी ये यूज होता है। नाउ कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांड नेम देखेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ब्रांड नेम में आपका लासिक्स आता है, सो उसका डोज आता है 40 mg, ठीक है। एंड टैबलेट फॉर्म में आता है। एंड वहाँ पर क्वांटिटी जो आता है, मतलब एक स्ट्रिप में 10 होता है या फिर 15 टैबलेट होता है। एंड दोनों केस में उसका जो डोज होता है वो 40 mg का आता है, ठीक है। एंड इंजेक्शन फॉर्म की अगर हम बात करेंगे सो 10 mg में आता है, 20 mg में आता है। एक 4 ml में आएगा और एक 2 ml में आएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार डॉक्टर भी आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप एक नर्सिंग का स्टूडेंट हो या फिर एक फार्मासिस्ट का स्टूडेंट हो, या फिर कई जगह पर अगर इंटरव्यू देते हो तो आपको फेमस ब्रांड नेम के ऊपर पूछा जाता है। कम से कम एक ब्रांड नेम तो आपको आना चाहिए। एंड दूसरा होता है आपको स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब कितने स्ट्रेंथ में आता है। तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाएगा तो टैबलेट के केस में 40 mg आता है, एंड इंजेक्शन के केस में 10 mg एंड 20 mg आता है। तो 10 mg वाला जो होता है वहाँ पर आता है 4 ml क्वांटिटी, एंड 20 mg जो आता है उसका क्वांटिटी होता है 2 ml। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंड एडल्ट डोसेज की अगर हम बात करेंगे तो कंडीशन क्या है, इडीमा एसोसिएटेड विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर सिरोसिस, रेनल डिजीज इंक्लूडिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो इस केस में आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल दिया जाएगा, मतलब आप क्या दोगे, टैबलेट दोगे। तो इनिशियल डोज आपको देना पड़ेगा, पहले डोज देना पड़ेगा 20 से लेकर के 80 mg OD। तो हमने पढ़ते वक्त ये जाना है कि 20 से लेकर के 80 mg OD, मतलब दिन में एक बार उसको हमें देना है। ये हमने पाठ में पढ़ लिया। अब देखो रियल लाइफ में कैसे आता है कंपोजिशन। तो रियल लाइफ में हमने ये पढ़ा है लासिक्स, ठीक है। एंड उसका कंपोजिशन कितना आता है, 40 mg आता है। तो ये जो 40 mg है आपको एक टैबलेट OD देना पड़ेगा। एंड हमने पढ़ा क्या है कि 20 से लेकर के 80 mg, तो 20 से लेकर के 80 mg के बीच में आपका 40 mg आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है।
Now titrate to the maintenance dose in increment of 20 to 40 mg at interval of 6 to 8 hours until the desired therapeutic effect is observed। ठीक है, एंड उसका मैक्सिमम जो डोज है वो एक दिन में हम कितना दे सकते हैं, वो जनरली 600 mg पर डे हम दे सकते हैं, इससे हमें ज़्यादा नहीं देना है। तो मैक्सिमम डोज भी आपको कई बार पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम डोज कितना हो जाएगा, 600 mg पर डे। एक दिन में आप 600 mg दे सकते हो। एंड IV अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल डोज आपका बोलस डोज ऑफ 20 to 40 mg ओवर 1 से लेकर के 2 मिनट तक, फॉलोड बाय कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन डोज ऑफ 10 से लेकर के 40 मिलीग्राम पर आवर। ठीक है, एंड इसका एक कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन वीडियो में कुछ समय के बाद इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मतलब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मतलब डॉक्टर जिस हिसाब से अपना प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा उस हिसाब से कैलकुलेशन भी आपका बदल जाएगा। ठीक है, नाउ IV के केस में जो मैक्सिमम इंडिविजुअल जो डोज होता है वो 200 mg पर डोज होता है। मतलब एक ही डोज में हम 200 mg दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो मैक्सिमम डोज हमें पता होना चाहिए। नाउ इफ यूरिन आउटपुट इज लेस दैन 1 ml पर kg पर आवर, मतलब हर एक घंटे में मान लीजिए kg, तो पेशेंट का वेट जितना होगा, मान लीजिए 20 है, 40 है, 60 है, 70 है, ऐसे। ठीक है, मतलब पर kg में 1 ml होना चाहिए। उस हिसाब से अगर मान लीजिए 70 kg का अगर कोई बंदा होगा तो 70 × 1 कितना हो जाएगा, 70 ml हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 1 ml पर kg पर आवर अगर लेस देन हुआ, मतलब इससे भी कम अगर चला जाएगा तो आपका डोज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल द डोज आज नेसेसरी अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 80 से लेकर के 160 मिलीग्राम पर आवर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डोज कितना हो जाएगा, 80 से लेकर के 160 मिलीग्राम पर आवर आप दे सकते हो। नाउ अगर IM की हम बात करेंगे तो इनिशियल डोज आप क्या दे सकते हो, 20 से लेकर के 40 mg। तो हमारे पास जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन अवेलेबल है वो कितना है, 10 mg अवेलेबल है, 20 mg भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम दे सकते हैं। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, ऐसे नहीं कि हम दे सकते हैं। जो डायरेक्ट बोलस डोज होता है वो तो एक ही बार में दिया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको बोला जाएगा जैसे कि 80 से लेकर के 160 मिलीग्राम पर आवर अगर आपको दिया गया है तो उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका बॉडी वेट कितना होता है, उसका kg कितना होता है, फिर जितने भी मतलब और भी सारे चीज़। ठीक है, जैसे कि फ्लूइड, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करना पड़ेगा, पोटासियम नॉर्मल है कि नहीं है ये चेक करना पड़ेगा, पेशेंट एक्यूट कंडीशन है कि सीवियर कंडीशन में है या क्रोनिक कंडीशन है। तो ये सारे चेक करने के बाद ये कैलकुलेट किया जाता है और दिया जाता है, ऐसे ही नहीं मतलब दिया जाएगा। बेसिकली आपका डॉक्टर ये सारे चीज़ डिसाइड करेगा, लेकिन फिर भी आपके पास ये नॉलेज तो होना चाहिए ना। डॉक्टर भले ही सारे चीज़ मतलब खुद ही करते हैं, लेकिन हमारे पास उतना नॉलेज होना भी चाहिए। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर की अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल डोज आपका क्या आ जाएगा, 20 से लेकर के 40 mg। ठीक है, सेम डोज में भी रिपीटेड 2 आवर लेटर, मतलब 2 घंटे के बाद यही डोज को फिर से आपको देना पड़ेगा,
और मे बी इंक्रीज्ड बाई 20 mg एवरी 2 आवर, मतलब हर 2 घंटे के बाद आपको 20 mg बढ़ाना पड़ेगा until the desired response is achieved, मतलब जब तक हमारा कोई भी इडिमा अगर सॉल्व नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं। तो जनरली ये किसके लिए करा जाएगा, आपके इन पेशेंट के लिए करा जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटलाइज्ड जितने भी पेशेंट होते हैं उनके लिए किया जाएगा। नाउ आईएम के क्षेत्र में आपका मैक्सिमम इंडिविजुअल डोज कितना होता है, 200 mg पर डोज। हर एक डोज में आप 200 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, तो मैक्सिमम डोज हमें पता हो गया, ठीक है। एंड इंडिविजुअलाइज्ड डोज में बी गिवन ओडी और बीआईडी, मतलब जो भी आप इंडिविजुअलाइज जो भी डोज देते हो, जैसे ये हो गया, तो आप इसे ओडी दे सकते हो या फिर बीडी दे सकते हो, मतलब दिन में 1 बार या फिर 2 बार। नाउ और एक मेडिकल कंडीशन होता है हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी। तो हाई बीपी में ओरल रूट में हम देते हैं, तो यूजुअल डोज इसका हो जाता है 20 से लेकर के 80 mg बीआईडी, मतलब दिन में 2 बार। रेंज कितना है, 20 से लेकर के 80 mg, ठीक है। एंड उसके बाद हम पेडियाट्रिक डोज देखेंगे, तो पेडियाट्रिक डोज में भी वही सेम कहानी है, इडिमा एसोसिएटेड विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड रेनल डिजीज इंक्लूडिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही कंडीशन लिया है नियोनेट्स के लिए, जिसका एज क्या होगा, 29 वीक से लेस दान होगा, मतलब 29 वीक से कम होगा। तो उस क्षेत्र में हमारा ओरल जो रूट में दिए जाने वाला जो ड्रग का डोज होगा वो 1 से लेकर के 2 मिलीग्राम पर kg पर डोज, मतलब कई बार देखा होगा आपने ऐसे लिखा होगा 1 से लेकर के 2 mg पर kg पर डे, ये लिखा होगा, और एक लिखा होगा 1 से लेकर के 2 mg पर kg पर डोज, ये दोनों अलग है, ठीक है। एंड कई बार डे अगर लिखा होगा तो ऐसे लिखा जाता है इन डिवाइडेड डोजेस, मतलब आपको जो भी कैलकुलेशन उसका आएगा आपको उसे डिवाइड करके देना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे लिए डोज क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 2 mg पर kg पर डोज एवरी 24 आवर, ठीक है। मतलब दिन में इसे एक ही बार दे सकते हो, ठीक है, दिन में उसे एक ही टाइम दे सकते हो। एंड यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको बात याद रखनी है कि यहाँ पर डोज मेंशन है या फिर डे मेंशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड और एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि एवरी 24 आवर लिखा है या फिर इन डिवाइडेड डोजेस या फिर एवरी 4 to 6 आवर, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। एंड दूसरा होता है मैक्सिमम डोज हम कितना दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज अगर देखेंगे तो 6 मिलीग्राम पर kg पर डोज के हिसाब से, तो यहाँ पर डोज लिखा गया है तो आप डोज के हिसाब से दोगे। एंड ये क्या होता है, मैक्सिमम डोज होता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे IVIM की केस अगर हम देखेंगे तो 1 मिलीग्राम पर kg पर डोज एवरी 24 आवर, मतलब लगभग ओरल में जो देते हैं आपका IVIM में भी वही सेम रिपीट होता है। यहाँ पर देखो एवरी 24 आवर है, यहाँ पर भी एवरी 24 आवर है, यहाँ पर 1 से 2 मिलीग्राम पर kg पर डोज है, एंड यहाँ पर भी वही सेम है 1 मिलीग्राम पर kg पर डोज। तो दोनों लगभग समान है, बस फर्क ये है यहाँ पर 2 मिलीग्राम आता है, यहाँ पर 1 मिलीग्राम आता है। नाउ अगर हम प्रेगनेंसी लैक्टेशन की अगर देखेंगे तो फ्यूरोसेमाइड जो ड्रग होता है उसका कैटेगरी होता है C, मतलब ये प्रेगनेंसी के लिए यूज तो हम कर सकते हैं लेकिन कॉशन के साथ, ठीक है। सो द ट्रीटमेंट ऑफ इडिमा एसोसिएटेड विथ क्रोनिक हार्ट फेलियर
in pregnant women is similar to that in non pregnant women। चाहे प्रेग्नेंट हो या चाहे प्रेग्नेंट ना हो, दोनों केस में जो भी आप इडिमा का ट्रीटमेंट करोगे फ्यूरोसेमाइड के साथ वो जनरली सेम ही आएगा, मतलब उसका ट्रीटमेंट पैटर्न सेम। ठीक है। नाउ यूज विथ कॉशन ड्यू टू पोटेंशियल रिडक्शन इन प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, मतलब यूज तो हमें करना है लेकिन पोटेंशियल रिडक्शन हो जाएगा। कहाँ पर? प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, मतलब प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर रिडक्शन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के लिए खतरा है। ठीक है। तो पेशेंट डायग्नोस्ड आफ्टर डिलीवरी कैन बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द हार्ट फेल्योर गाइडलाइन। तो जो भी पेशेंट डायग्नोस होता है आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद, कैन बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द हार्ट फेल्योर गाइडलाइन। हार्ट फेल्योर गाइडलाइन के अनुसार पेशेंट को हम डायग्नोस कर सकते हैं आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है। नाउ और क्या चीज़ हमें जानना चाहिए? मॉनिटर फीटल ग्रोथ इफ यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में फ्यूरोसेमाइड लेते हो तो आपको फीटल ग्रोथ को चेक करना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है। फ्यूरोसेमाइड इज एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क, caution should be exercised if administered to a breastfeeding woman। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन को अगर फ्यूरोसेमाइड देते हो तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि फ्यूरोसेमाइड ब्रेस्ट मिल्क में आ सकता है। अगर आएगा तो हम यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन सतर्कता के साथ। मेडिकल में देखो बहुत सारे ड्रग का क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन भी होता है, फिर भी हमें वो मेडिसिन देते हैं लेकिन मॉनिटर करके देते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हम ब्लाइंडली दे रहे हैं। ठीक है। सो लार्ज डोज ऑफ लूप डायरेटिक हैव द पोटेंशियल टू डिक्रीज मिल्क वॉल्यूम एंड सप्रेस लैक्टेशन, यूज शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होता है उसको लार्ज डोज में आप लूप डायरेटिक नहीं दे सकते हो। इसका मीनिंग यही है कि लार्ज डोज ऑफ लूप डायरेटिक हैव द पोटेंशियल टू डिक्रीज मिल्क वॉल्यूम, मतलब मिल्क वॉल्यूम को ये कम कर देगा। क्यों कम करेगा? क्यों कम करेगा? क्योंकि ये इडिमा रिलेटेड में आप काम कर रहे हो ना, तो ये बॉडी से फ्लूइड को क्या करेगा, बाहर करेगा, तो मिल्क वॉल्यूम को ये डिक्रीज कर देगा एंड सप्रेस लैक्टेशन, लैक्टेशन को भी ये सप्रेस कर देगा। सो यूज शुड बी अवॉइडेड। नॉर्मल डोज हम दे सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें मॉनिटर करना पड़ेगा डिफरेंट पैरामीटर को, लेकिन लार्ज डोज हम नहीं दे सकते हैं। लार्ज डोज नॉट रिकमेंडेड, ऑफिशियल डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, या फिर इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं। फ्यूरोसेमाइड इज ए पोटेंट डायरेटिक, ये हमेशा याद रखो, कोई चीज़ याद रहे ना रहे लेकिन पोटेंट डायरेटिक आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए जिस ड्रग के साथ आप खेल रहे हो वो ड्रग कितना मतलब सीरियस है। इट इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, प्रोक्सिमल ट्यूबल, डिस्टल रेनल ट्यूबल। सो ये क्या करेगा, जो सोडियम एंड क्लोराइड का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये रीअब्जॉर्प्शन को होने नहीं देगा। मतलब फ्यूरोसेमाइड काम कैसे करेगा, देखो ये होता है आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। तो ये आपका असेंडिंग लिम्ब है, ये आपका लूप ऑफ हेनले ये वाला एरिया है, एंड ये आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। तो
ये क्या करेगा, इट इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम के जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा एंड क्लोराइड के भी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा। तो इसका मतलब सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो सोडियम एंड क्लोराइड का अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो ये कहाँ जाएगा, आपके यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो बॉडी में क्या डेफिशिएंसी होगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी आपको झेलना पड़ेगा। करेक्ट। सो इंटरफेरिंग विथ द क्लोराइड बाइंडिंग को ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कॉजिंग मोर इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। जब भी हम फ्यूरोसेमाइड देते हैं तो यूरिन आउटपुट जनरली क्या होता है, बढ़ जाता है। नाउ एडवर्स ड्रग रिएक्शन में हम देखेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम में क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन को देखने को मिलेगा। डिजीनेस होगा, भट्टाइगो होगा, चक्कर आएगा, हेडेक होगा, रेस्टलेसनेस आपको होगा, पारेस्थेसिया आपको हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर की अगर हम बात करेंगे, नेक्रोटाइजिंग एंजाइटिस होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा। ओके, इस टर्मिनोलॉजी, ये जितने भी वार्ड है इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप वार्ड जितने भी नाम है उसको याद रखो। डर्माटोलॉजिक में क्या होगा, एरिथेमा मल्टीफॉर्म होगा, एक्सफोलिएटिव डर्माटिटिस होगा, प्रूरिटस होगा, स्किन रैश होगा, स्किन फोटोसेंसिटिविटी होगा, स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम होगा, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो जाएगा, और क्या होगा, ऑर्टिकारिया हो जाएगा। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक में क्या होगा, ग्लाइकोसूरिया होगा, हाइपरग्लाइसेमिया मतलब हाई ग्लूकोज लेवल, हाइपर यूरिसेमिया मतलब यूरिन में क्या होगा, यूरिसेमिया, ज़्यादा यूरिन, ठीक है, यूरिसेमिया। हाइपोकैल्सेमिया मतलब कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड हाइपोकैलेमिया मतलब बॉडी का मूवमेंट कम हो जाएगा, पोटासियम लेवल कम हो जाएगा। हाइपोमैग्नेसेमिया मैग्नीशियम कम हो जाएगा। हाइपोवोलेमिया, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इंक्रीज्ड सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड सेरम ट्राइग्लिसराइड लेवल, सेरम ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ जाएगा। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, एनोरेक्सिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, नसिया होगा, वोमिटिंग होगा। हेमाटोलॉजिक में अगर हम देखेंगे, एग्रेनुलोसाइटोसिस होगा, एनीमिया होगा, एप्लेस्टिक एनीमिया होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, ल्यूकोपेनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आपका हो जाएगा। जेनिटो यूरिनरी में क्या होगा, ब्लैडर का स्पाजम होगा, इनवॉल्यूंटरी मसल कंट्रैक्शन। हेपाटिक में क्या होगा, लीवर में हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी हो जाएगा। इंक्रीज्ड लिवर एंजाइम लेवल, लिवर एंजाइम लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंट्रा हेपाटिक कोलिस्टैटिक जॉन्डिस होगा। हाइपर सेंसिटिविटी में अगर क्या होगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा, एनाफाइलेक्सिस होगा, एंजियोइडिमा होगा। देन न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल में क्या होगा, आस्थेनिया एंड मसल स्पाजम होगा। ऑप्थाल्मिक में ब्लर्ड विजन एंड जैंथोप्सिया होगा। और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में क्या मिला है हमको, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक रिलेटेड हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है। एक्सैसर्बेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपोनाट्रेमिया इन कॉम्बिनेशन विथ स्पिरोनोलैक्टोन इन पेशेंट विथ हार्ट फेल्योर। तो हमने ये देखा है कि फ्यूरोसेमाइड को जब स्पिरोनोलैक्टोन के साथ हम कॉम्बिनेशन डोसेज फॉर्म में देते हैं, खास करके हार्ट फेल्योर के केस में,
तब हमें एक्सासर्बेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपोनाट्रेमिया हमको देखने को मिलता है। देन न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल में टीटानी हमको देखने को मिलता है। इंटरेक्शन में हम कुछ लिमिटेड इंटरेक्शन आज डिस्कशन करने वाले हैं। AC इनहिबिटर जितने भी ड्रग होता है उसके साथ फ्यूरोसेमाइड क्या क्या इंटरेक्शन देगा। फ्यूरोसेमाइड में एनहांस द हाइपोटेंसिव एंड नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ AC इनहिबिटर। सो आपको थेरापी को मॉनिटर करना पड़ेगा। मतलब ड्रग को हम यूज कर सकते हैं लेकिन फ्यूरोसेमाइड AC इनहिबिटर के साथ रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन करेगा? ये हाइपोटेंसिव, ठीक है, हाइपोटेंसिव एंड नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट क्या करता है? फ्यूरोसेमाइड एनहांस कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें थेरापी को मॉनिटर करना चाहिए एंड उसके रिलेटेड एक्शन हमें लेना चाहिए। अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ ये रिएक्शन करता है। फ्यूरोसेमाइड में एनहांस द एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड। सो मॉनिटर द थेरापी। ड्रग को हम बंद नहीं करेंगे, थेरापी को हम मॉनिटर करेंगे एंड उसके हिसाब से हम थेरापी को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव के केस में फ्यूरोसेमाइड में एनहांस द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ अदर एंटी हाइपरटेंसिव। सो मॉनिटर थेरापी। सो फ्यूरोसेमाइड क्या करता है? एनहांस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ अदर एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। तो इस क्षेत्र में हमें थेरापी को मॉनिटर करना पड़ेगा। हाइपोटेंसिव इफेक्ट, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हम क्यों लेते हैं? हाई बीपी को काउंटरैक्ट करने के लिए। तो ये क्या करेगा? फ्यूरोसेमाइड जब एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करेगा ये हाइपोटेंसिव इफेक्ट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इसके कारण हमारा लो बीपी बहुत फॉल हो जाएगा। तो बीपी अगर बहुत फॉल हो जाएगा तो इसके रिलेटेड मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, जैसे कि बीपी स्टेबल पोजीशन को आ जाए। देन नसाड में डिमिनिश द डायूरेटिक इफेक्ट ऑफ फ्यूरोसेमाइड, मॉडिफाई द थेरापी। जहाँ पर मॉडिफाई द थेरापी लिखने को मिलेगा तो इसका मतलब नसाड के साथ हम फ्यूरोसेमाइड को नहीं ले सकते, क्योंकि ये डिमिनिश कर देता है किसको? फ्यूरोसेमाइड के डाईयूरेटिक इफेक्ट को। तो हम तो नहीं चाहते हैं ना फ्यूरोसेमाइड का डायूरेटिक इफेक्ट डिमिनिश हो जाए, तो इसीलिए नसाड हम नहीं ले सकते। देन सैलिसिलेट। सो सैलिसिलेट में डिमिनिश द डायूरेटिक इफेक्ट ऑफ फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड में इंक्रीज सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ सैलिसिलेट। फ्यूरोसेमाइड क्या करता है? सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ सैलिसिलेट को बढ़ा देता है। तो इस क्षेत्र में हमें मॉनिटर द थेरापी, मतलब थेरापी को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं, ठीक है। नाउ कंट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी टू फ्यूरोसेमाइड। अगर आप फ्यूरोसेमाइड ले रहे हो तो आपको अगर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अगर आपको देखने को मिलेगा तो उस केस में आपको फ्यूरोसेमाइड नहीं लेना है। या फिर सल्फोनामाइड जितने भी ड्रग होता है, अगर इसके साथ आपका कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है, ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रहा है, या फिर फ्यूरोसेमाइड अगर किसी अदर ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है और अदर ड्रग का जो भी कंपोनेंट होता है, मान लीजिए स्पिरोनोलैक्टोन होता है, तो अगर स्पिरोनोलैक्टोन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है तो आप फ्यूरोसेमाइड भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि फ्यूरोसेमाइड स्पिरोनोलैक्टोन के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है, ठीक है। तो स्पिरोनोलैक्टोन अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो इसका मतलब ये पूरा जो फॉर्मूलेशन है, पूरा डोसेज फॉर्म जो भी है, इसको आपको नहीं लेना है। देन एनुरिया के केस में भी आप नहीं ले सकते हो। कंप्लीट रेनल शटडाउन, अगर रेनल शटडाउन बहुत पूरा
पूरा शटडाउन हो चुका है, तो इस केस में फ्यूरोसेमाइड आप नहीं ले सकते हो। हेपाटिक कोमा एंड प्री कोमा के केस में आप फ्यूरोसेमाइड नहीं ले सकते हो। देन जॉन्डिस्ड न्यूबॉर्न इन्फेंट और इन्फेंट विथ डिजीज कैपेबल ऑफ कॉजिंग हाइपर बिलिरुबिनेमिया एंड पॉसिबली कॉर्निक्टेरस, तो इस केस में भी आप फ्यूरोसेमाइड नहीं ले सकते हो। देन जितने भी ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन, खास करके कैनेडियन लेबलिंग जो होता है, वहाँ पर भी आपको फ्यूरोसेमाइड नहीं लेना है। देन फ्यूरोसेमाइड अगर आप ले रहे हो तो किस किस के लिए ज़्यादा रिस्क हो जाता है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है तो फ्यूरोसेमाइड अगर लोगे तो ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि फ्यूरोसेमाइड क्या करता है, बॉडी से वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बाहर करता है। तो ऑलरेडी अगर आपका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो नॉर्मल लेवल होता है अगर वो नीचे रह रहा है तो इसका मतलब फ्यूरोसेमाइड आपको नहीं लेना है, क्योंकि पहले से बॉडी में कम वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। फ्यूरोसेमाइड लोगे तो वो और डाउन कर देगा, तो और डाउन करेगा तो सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे चीज़ बाहर को चले जाएंगे। ठीक है, तो आदमी तो मर जाएगा ना। देन एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया और गाउट के क्षेत्र में, ठीक है, जिसको गाउट हुआ है या फिर एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया, ठीक है, उस केस में भी आपको ज़्यादा रिस्क हो जाता है अगर आप फ्यूरोसेमाइड ले रहे हो। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी अगर आपका टॉक्सिसिटी हो चुका है तो इस केस में भी किडनी डैमेज हो गया है या फिर किडनी रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो इस क्षेत्र में आपको नहीं लेना है। देन ओटोटॉक्सिसिटी मतलब हियरिंग प्रॉब्लम, इस क्षेत्र में फ्यूरोसेमाइड नहीं ले सकते हो। फोटोसेंसिटिविटी, लाइट के संस्पर्श में आ रहे तो आपको अगर सेंसिटिविटी हो रहा है तो यहाँ पर भी नहीं ले सकते हो। यूरिनरी रिटेंशन अगर हो रहा है तो आप नहीं ले सकते हो। डायूरेटिक रेजिस्टेंस अगर हो रहा है तो इस क्षेत्र में फ्यूरोसेमाइड नहीं ले सकते हो। नाउ कहाँ पर ले सकते हो, लेकिन एक सतर्कता के साथ। सो इन पेशेंट विथ हेपाटिक एंड रेनल इम्पेयरमेंट, ठीक है, मतलब जिसका किडनी थोड़ा बहुत ख़राब है एंड जिसका लीवर थोड़ा बहुत ख़राब है, तो इस क्षेत्र में हम ले तो सकते हैं लेकिन पेशेंट को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। प्रेग्नेंट वुमेन के केस में सतर्कता के साथ यूज कर सकते हो। इन पेशेंट विथ प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक मेलिटस, तो यहाँ भी आप ले सकते हो लेकिन सतर्कता के साथ। नाउ जनरल कंसिडरेशन हमें क्या करना पड़ेगा। ऑन डाइल्यूटेड डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन में बी एडमिनिस्टर्ड एट ए रेट ऑफ 20 से लेकर के 40 मिलीग्राम पर मिनट। हाई डोजेस एग्जाम्पल ग्रेटर दैन 160 mg should be given as a short term infusion at a maximum rate of 4 milligram per minute. Exceeding this rate increase the risk of ototoxicity, ठीक है, ओटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा अगर आप 4 मिलीग्राम पर मिनट से ज़्यादा अगर इन्फ्यूज़न कर रहे हो तो। ओरल के क्षेत्र में हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्यूरोसेमाइड में भी एडमिनिस्टर्ड विथ और विदाउट फूड, खाने के बाद या फिर खाने के पहले आप ले सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन विथ फूड और मिल्क डिक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस, ठीक है, तो इसीलिए ये डिक्रीज कर देता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्यूरोसेमाइड में कॉज पोटासियम लॉस, फ्यूरोसेमाइड क्या करता है, पोटासियम को लॉस कर देता है, तो पोटासियम सप्लीमेंट और डाइटरी चेंजेस में भी रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है, देखो फ्यूरोसेमाइड क्या करेगा, पोटासियम को लॉस करेगा, तो पोटासियम अगर लॉस हो जाएगा तो आपको पोटासियम रिलेटेड सप्लीमेंट देना ही चाहिए। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन, अगर इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन अगर ज़्यादा घट रहा है तो फ्यूरोसेमाइड थेरेपी शुड नॉट बी इनिशिएटेड अनलेस सेरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल स्पेशली पोटासियम आर नॉर्मलाइज्ड। मतलब जब भी आप फ्यूरोसेमाइड की थेरेपी स्टार्ट करोगे उस वक्त
आपका खास करके पोटासियम लेवल का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, पोटासियम का चेक होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या होना चाहिए, सेरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ये दोनों आपका नॉर्मल जब भी होंगे तब जा कर के पोटासियम फ्रूसेमाइड थेरापी आप स्टार्ट करोगे। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो पहले नॉर्मल करेंगे, उसके बाद फ्रूसेमाइड का जो भी ट्रीटमेंट प्लान होगा वो आगे चल करके हम करेंगे। अवॉइड द यूज ऑफ डायरेटिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन पेशेंट विथ प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी, जिसको बोला जाता है एडिशन डिजीज के क्षेत्र में। तो अवॉइड द यूज ऑफ डायरेटिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो इस क्षेत्र में आपको डायरेटिक को अवॉइड करना चाहिए। एडवाइस पेशेंट टू यूज सनस्क्रीन, सनस्क्रीन यूज करने के लिए आप एडवाइस करोगे, क्यों? क्योंकि ये फोटो सेंसिटिविटी करता है। डू नॉट टेक अल्कोहल ड्यूरिंग द थेरापी, अगर फ्रूसेमाइड ले रहे हो तो अल्कोहल बैन होना चाहिए, मदिरा पान आप नहीं कर सकते हो। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड एक्टिविटी रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन until drug effects are realized as furosemide may cause dizziness, vertigo, blurred vision। आपको झपसा झपसा दिखेगा, चक्कर आना फील होगा, थोड़ा निद्रा आपको लग सकता है। तो इसीलिए आपको जितने भी मतलब एक्टिविटी रिलेटेड जो काम होता है, ठीक है, मतलब ड्राइविंग हो गया, स्विमिंग करना, जिमिंग हो गया, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्क होता है तो कॉम्प्लेक्स वर्क को आपको अवॉइड करना चाहिए। देन मॉनिटरिंग पैरामीटर में आप क्या मॉनिटर करोगे? ब्लड को मॉनिटर करोगे, यूरिन का ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करोगे। मॉनिटर फ्लूइड इनटेक, कितना फ्लूइड ले रहा है एंड कितना फ्लूइड बाहर जा रहा है यूरिन के माध्यम से। ये जनरली हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, मतलब इन पेशेंट सेटिंग की बात हो रहा है। एंड वेट को डेली आपको मेजर करना पड़ेगा, बीपी को डेली मेजर करना पड़ेगा, सेरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को बार बार चेक करना पड़ेगा, रेनल फंक्शन को आपको ठीक करना पड़ेगा, मतलब टेस्ट करना पड़ेगा। मॉनिटर हियरिंग विथ हाई डोज, जब आप हाई डोज दोगे तो आपको हियरिंग चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये ओटोटॉक्सिसिटी करता है। एक्सेस फॉर एलर्जी टू सल्फोनिल यूरिया, एक्सेस फॉर एलर्जी टू सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया के लिए क्या ये एलर्जी है तो इसको आपको असेस करना पड़ेगा बिफोर बिगिनिंग ऑफ द थेरापी। मॉनिटर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ये सारे चीज़ को मॉनिटर करने के बाद आपको फ्रूसेमाइड स्टार्ट करना पड़ेगा। या फिर फ्रूसेमाइड अगर चल रहा है तो इन सारे चीज़ को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे कि बीपी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने फ्रूसेमाइड के ऊपर डिटेल में सारे चीज़ को कवर किया, जहाँ पर फ्रूसेमाइड क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंट ब्रांड नेम हमने कवर किया। अडल्ट डोज में हमने 2-3 कंडीशन देखे, मैक्सिमम डोज हमने देखा, देन आईएम के क्षेत्र में हमने देखा, आईवी के क्षेत्र में देखा, हाइपरटेंशन में हमने देखा, पेडियाट्रिक डोसेज में हमने कुछ बात की, देन प्रेगनेंसी लैक्टेशन में क्या रोल है इसके बारे में पढ़ा, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हमने पढ़ा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो भी डिफरेंट है, ऑर्गन स्पेसिफिक हमने देखा। उसके बाद हमने पोस्ट मार्केटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन उसके बारे में भी पढ़ा। देन हमने ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा, बहुत सारे चीज़ हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग के बारे में डिटेल में पढ़ा। देन किसके लिए ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उसके बारे में पढ़ा। देन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो फ्रूसेमाइड के बारे में हमको जानना चाहिए, जिसको बोला जाता है जनरल कंसिडरेशन, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। एंड उसके बाद
अगर फ्रूसेमाइड थेरापी स्टार्ट होगा तो उससे पहले की स्थिति एंड उसके बाद की स्थिति में क्या क्या मॉनिटरिंग हमें करना चाहिए, हमने उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा है। आई होप दिस लेक्चर क्लियर ऑल योर डाउट रिगार्डिंग फ्रूसेमाइड एंड जो भी इसका टर्मिनोलॉजी है, हम इसका और भी बहुत सारे लेक्चर को वर्सन लाएंगे ताकि आप हर एक वर्ड को अच्छे से समझ पाओगे एंड कहीं ना कहीं ये आपके कैरियर ग्रोथ में काम आएगा। सो आज के लिए इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं किसी और एक टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।